नमस्कार मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष का महत्व आज हर कंपटीशन में बहुत ही अधिक हो गया है और सभी परीक्षाओं में कथन और निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों को कथन और निष्कर्ष को बहुत अच्छे से समझ लेना है। जब हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कथन और निष्कर्ष से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसके कुछ प्रबल तत्व होते हैं, कुछ निर्बल होते हैं जो उस कथन को कमजोर बनाते हैं। तो यदि हम इन्हीं बातों को जान जाएं कि कौन से तथ्य हैं जो उसे कमजोर बनाते हैं और कौन से तथ्य हैं जो उसे प्रबल बनाते हैं, तो हम उसको बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। तो इसमें हमको केवल 2-3 बातों को सीखना है। इन्हीं चीज़ों को हम सीख जाएंगे तो कथन और निष्कर्ष को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है केवल। यदि कथन में बातें कुछ कह दी गई हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है और वहाँ केवल शब्द आ गया या यही शब्द आ गया कि यही कर सकता है या केवल यही संभव है, तो वह तुरंत गलत हो जाता है। यहाँ तो कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। यदि वहाँ केवल आ गया या तुलना आ गया, वह आपका तुरंत गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर तुलना की बात आ गई, उदाहरण के लिए कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र बहुत विकसित हो चुका है, भारत को भी उसी की तरह विकसित होना चाहिए, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि किसी का अनुसरण किया जा रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा। और हमको क्या देखना है? तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कथन और निष्कर्ष में, यदि हम किसी का नाम ले लें, जैसे मान लीजिए ए हो गया या लोग हो गया, तो हम जब नाम लेंगे किसी का ये, तो ये अगर लेंगे हम तो सिर्फ ए के बारे में बात करेंगे, अन्यथा इसकी तुलना अन्य से हम निष्कर्ष में नहीं करेंगे। बात किसी करेंगे? हम जिस व्यक्ति की बात की जा रही है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और जब लोग की बात आएगी कि सभी लोग ईमानदार हैं, तो सभी लोग या सभी व्यक्ति ईमानदार हैं और ए एक व्यक्ति है। यदि इस तरह से बात आ जा रही है, इस तरह से प्रश्न आ जा रहा है कि सभी लोग ईमानदार हैं या सभी व्यक्ति ईमानदार हैं और ए एक व्यक्ति है, अर्थात ए क्या है? ईमानदार है, क्योंकि ए क्या है? व्यक्ति है और सभी व्यक्ति ईमानदार है। तो हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो 2-4 प्रश्नों को देखेंगे और धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों को समझ जाएंगे और कोई भी प्रश्न हमारा परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो निर्देश दे दिया गया है कि यदि आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है तो ये सही होगा, सेकंड सही है तो दूसरा वाला, या दोनों सही है तो तीसरा वाला, कोई नहीं सही है तो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा। तो हम कथन को पहले देखेंगे। कथन कह रहा है, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? याद रखिएगा, हमेशा आपको कथन, उसी कथन में जो भी कथन दिया रहता है उसी में अर्थ निहित होता है। हमको बाहर से कुछ नहीं जोड़ना है, उन्हीं कथनों के आधार पर ही उत्तर देना है। अगर हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, उत्तर हमको उसी कथन से ही देना है। तो क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? अब हम तर्क देखेंगे। इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। ठीक, इस चीज़ को तो हम जानते हैं कि अधिकतम जनसंख्या निचले वर्ग से आती है और मध्यम वर्ग से आती है। तो यदि आर्थिक सहायता की बात की जाएगी सबको देने के लिए, तो इससे अधिकतम लोगों को तो लाभ होगा ही। तो हमारा तो पहला निष्कर्ष सही दिख रहा है। अब हम दूसरा देखेंगे। नहीं, इससे नकद राजकोष पर बड़ा बोझ पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। बड़ा बोझ पड़ेगा या केवल यही कर सकता है या यह नहीं होना चाहिए, तो यह चीज़ क्या आ जाता है? वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इससे नकद राजकोष पर प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ आप जानिएगा, यहाँ ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। क्योंकि सेकंड इसलिए गलत हो रहा है, कह रहा है कि इससे नकद राजकोष पर प्रभाव पड़ेगा। यदि पैसा कहीं जाता है तो कहीं से आता भी है, अर्थात यदि हम कोई काम करते हैं
तो उससे कुछ प्राप्ति भी होती है। तो अगर ये कह दिया जाए कि नहीं इसको करने से नुकसान होगा, तो वहाँ क्या आ जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा और सेकंड वहाँ नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, इस प्रकार से सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कथन, यदि आप एक कुशल मैकेनिक इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने प्रबंध में लगाना चाहते हैं। कंपनी ए द्वारा एक विज्ञापन, कोई कंपनी है और वह कह रही कि यदि आप एक कुशल मैकेनिक इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने प्रबंध में लगाना चाह रहे हैं। अर्थात उसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आप मैकेनिक इंजीनियर हो, दूसरी चीज जब उसके पास सीट रहेगी अर्थात उसके पास पद रिक्त होगा तभी तो लगाएगी। अन्यथा यदि आप कितनों अच्छे इंजीनियर हैं या मैकेनिक हैं, कुछ भी हैं, यदि वहाँ पद रिक्त नहीं है तो आपको कंपनी नहीं लगाएगी। तो हम पहले ही कथन को पढ़ते ही निष्कर्ष निकाल लिए कि उसके पास पद रिक्त हैं, और दूसरी चीज़ किसके लिए, मैकेनिक इंजीनियर के लिए। तो पद रिक्त हैं और किसके लिए, मैकेनिक इंजीनियर के लिए। अब हम जाएंगे निष्कर्ष पर। कंपनी सोचती है इंजीनियर एक बेहतर कार्य निष्पादक होते हैं। अब कंपनी को इंजीनियर ही चाहिए तो उसके सोच उसी पर निर्भर होंगे ना कि वो अच्छे कार्य करते होंगे, इसीलिए वह उनको रखना चाह रही है। इस प्रकार से हमारा तो फर्स्ट सही हो गया, क्योंकि कंपनी मैकेनिक इंजीनियर रखेगी तो वह बेहतर निष्पादक होते हैं तभी तो रखना चाह रही है, हमारा फर्स्ट सही हो गया। सेकंड है कंपनी को प्रबंधकों की आवश्यकता है, ये भी सही है, क्योंकि कंपनी को यदि आवश्यकता न होती तो चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों न हो जाए वह उनके लिए कोई स्थान या उनको अपने किसी भी पद पर नियुक्त नहीं कर सकती। इस प्रकार से हमारा सेकंड भी सही हो जाएगा कि उसको कुशल इंजीनियर चाहिए, क्योंकि वो समझती है कि कुशल इंजीनियर अच्छे कार्य कर सकते हैं, और दूसरी चीज उसके पास पद खाली हैं तभी वो रखेगी। इस आधार पर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन है सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलते। अब इसको हम बेनारेख या डायग्राम बना करके बहुत आसानी समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं और कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। उसके आधार पर हम निष्कर्ष को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए डायग्राम बना लेंगे, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये हो गए अमेरिकन। अब जितने भी अमेरिकन हैं सब अंग्रेजी बोलते हैं। कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता, अर्थात एस्किमो किससे अलग हो जाएगा, अंग्रेजी से अलग हो जाएगा। अब यहां एक चीज आप समझिएगा, जब बिना रे पढ़ेंगे तब भी, इसको पढ़ रहे हैं तभी आपको क्या ध्यान देने की विशेष जरूरत है। यहाँ अंग्रेजी कोई एस्किमो नहीं पढ़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ ये अंदर है, ये बाहर है, तो इसको हम पुत्र समझ लेते हैं, इसको हम पिता समझ लेते हैं। ठीक, बाहर वाले, क्योंकि बाहर वाला बड़ा होता है, इसको हम पिता समझ लिए, इसको हम पुत्र समझ लिए, यह एस्किमो हो गया। तो जब कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं जानता, अर्थात दुश्मनी किससे है, इससे है। तो जब इससे दुश्मनी है तो इससे मित्रता हो ही नहीं सकती, याद रखिएगा इस चीज को। अगर इससे दुश्मनी है तो इससे मित्रता नहीं हो सकती, लेकिन अगर इससे दुश्मनी है, पुत्र से दुश्मनी है, तो पिता बनाव के लिए सुझाव दे भी सकता है। अर्थात वहां हमारा विकल्प हो जाएगा कि कुछ अमेरिकन अंग्रेजी जानते हैं या कोई अमेरिकन अंग्रेजी नहीं जानता। तो वैसे प्रश्न आते हैं तो हम उस आधार पर सही करते हैं, लेकिन यहां हम निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है। लेकिन अगर दुश्मनी इनसे है तो इनसे बनाव नहीं हो सकता, अर्थात इससे भी दुश्मनी हो जाएगी, इससे भी दुश्मनी हो जाएगी। अब हम देखेंगे निष्कर्ष, कोई एस्किमो अंग्रेजी अमेरिकन नहीं है, तो कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, सही हो गया, क्योंकि हमारी दुश्मनी किससे है, इससे है, और इससे तुलना कर रहा है, तो सेम वही बात कह रहा है जिस बात को हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है, कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है, सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो चुका है, पहले से ही उड़े हो चुका है, अर्थात हमारा सेकंड भी सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमको निष्कर्ष पर ही विशेष रूप से, निष्कर्ष के पहले कथन पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। नेता मनुष्य होते हैं, ठीक, और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। अर्थात यहां कह रहा है कि नेता मनुष्य होते हैं, जितने भी नेता होंगे, नेता बराबर मनुष्य के, वो क्या होंगे, जितने भी नेता होंगे सब मनुष्य होंगे, लेकिन जितने मनुष्य होंगे वह नेता नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि नेता को क्या बना दिया है, नेता को मनुष्य बनाया है, न कि मनुष्य को नेता बनाया है, ठीक। तो जितने नेता हैं सब मनुष्य हैं और मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जब इनको विश्राम की आवश्यकता होती है और जितने नेता हैं सब मनुष्य होते हैं, अर्थात नेता को विश्राम की आवश्यकता होती है। यह सीधा सीधा हमारा निष्कर्ष निकल जाएगा। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। सभी मनुष्य नेता नहीं होते। आगे देखेंगे, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। दूसरा तो हमारा सही दिख गया, लेकिन पहला कह रहा है सभी मनुष्य नेता नहीं होते। यहां कह रहा है नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बात को नहीं बताया है कथन में कि सभी मनुष्य नेता होते हैं कि नहीं होते हैं। इस चीज को नहीं कह रहा है, इसलिए हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि सभी मनुष्य नेता होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हमको कथन के अनुसार ही उत्तर देना होता है। तो कथन में इस बात को नहीं कहा है कि सभी मनुष्य नेता होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। केवल इतने बताया है कि जितने नेता होते हैं वह मनुष्य होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य नेता होते हैं कि नहीं होते हैं इसके बारे में नहीं बताया है। तो हम अनुमान लगा करके पहले निष्कर्ष को हम सही नहीं कर सकते। इस प्रकार से पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है। कथन को बहुत सही से हम समझेंगे। सभी लड़के ईमानदार हैं, जितने लड़के हैं सब ईमानदार हैं और सुरेंद्र ईमानदार है। अब कथन में सिर्फ लड़कों की बात की गई है। किसकी बात की गई है कि लड़के ईमानदार हैं। यहाँ वृद्ध, वयस्क या महिलाओं की बात या लड़कियों की बात नहीं की गई है कि वह ईमानदार होते हैं कि नहीं होते हैं। बात किसकी की गई है, सिर्फ लड़कों की। तो सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरेंद्र ईमानदार है। लेकिन सुरेंद्र के बारे में पता नहीं है कि सुरेंद्र है क्या, लड़का है या लड़की है या वृद्ध है, ठीक। अभी तो हम इतनी चीज़ों को कथन में सीखे हैं कि सभी लड़के ईमानदार हैं, लेकिन सिर्फ सुरेंद्र नाम से हम यह नहीं कह सकते कि सुरेंद्र एक लड़का है, क्योंकि सुरेंद्र महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, या लड़का भी हो सकता है, लेकिन 100% हम लड़का नहीं कह सकते। अब हम कथन निष्कर्ष देखेंगे। सुरेंद्र एक लड़का है। यह कैसे मान लें कि सुरेंद्र एक लड़का है, क्योंकि कह रहा सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरेंद्र ईमानदार है। तो क्या लड़के और ईमानदार होते हैं, नहीं, इसलिए हम सुरेंद्र को लड़का नहीं समझ सकते, ठीक। हाँ, ईमानदार कह दिया है तो ईमानदार हम मान सकते हैं, लेकिन सुरेंद्र एक लड़का है ये हम नहीं मान सकते। तो हमारा फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा, सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सेकंड में कह रहा है सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, जबकि विकल्प में कथन में कह रहा है सभी लड़के ईमानदार हैं, अर्थात जितने लड़के हैं वह ईमानदार हैं। इस बात से तो हम सहमत हैं, लेकिन निष्कर्ष में कह रहा है सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। यह कैसे मान लिया जाएगा कि सभी ईमानदार लोग, जब वहाँ केवल लड़के को ईमानदार बनाया है तो जितने लोग हैं वह सबको हम कैसे ईमानदार मान लेंगे। अर्थात हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको उत्तर किसे देना है, सिर्फ कथन से देना है। तो हमारा सेकंड भी क्या हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। अनिल चीज़ों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है। बुद्धिमान लोग, अब यहाँ देखिए बुद्धिमान लोग, अर्थात यहाँ बुद्धिमान लोग की बात कह दिया है, न किसी महिला का नाम लिया, न किसी पुरुष का नाम लिया, न किसी लड़के का नाम लिया। तो बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ठीक। अर्थात हम सभी को क्या समझ सकते हैं, बुद्धिमान समझ सकते हैं जो इससे संबंधित होंगे। तो आगे देखेंगे हम, बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। अनिल चीज़ों को बहुत अंतर्दृष्टा अर्थात आंतरिक चीज़ों को समझने में, या ऐसी चीज़ें जो दृश्य अदृश्य होती हैं अर्थात दिखाई नहीं होती हैं, चाहे तुलना करना हो, समझ जाना हो, ऐसे अनुभव के आधार पर, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो अनिल चीज़ों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है। तो ऊपर कह भी दिया गया है कि बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं और अनिल चीज़ों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है। अर्थात अनिल क्या होगा, अनिल अंतर्दृष्टा होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ जाता है, और अनिल महान भी होगा क्योंकि महान लोग ही अंतर्दृष्टा होते हैं, अर्थात आंतरिक चीज़ों को समझने में सक्षम होते हैं। सेम वही चीज़ नीचे भी कह दे रहा है अनिल के बारे में, अर्थात अनिल के अंदर वह दोनों गुण विद्यमान है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष, अनिल बुद्धिमान है, तो एकदम सेम टू सेम बुद्धिमान लोग अंतर्दृष्टा होते हैं और अनिल चीज़ों को जल्दी समझता है, अर्थात अनिल क्या है, अनिल बुद्धिमान भी होगा, अनिल अंतर्दृष्टा भी होगा। अब अगला देखेंगे तो हमारा फर्स्ट तो सही हो गया कि अनिल जो है बुद्धिमान है। अगला है अनिल महान अंतर्दृष्टा है, तभी तो बातों को समझ रहा है, अर्थात सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सेकंड भी सही हो जाएगा, अर्थात हमारे दोनों निष्कर्ष सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। कथन है प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, अर्थात जो भी प्रसाधन का हम उपयोग करते हैं वह जोखिम भरा है, अर्थात खतरे से खाली नहीं है, हमको कभी भी हानि पहुंचा सकता है। इसी जो कथन में कह दिया गया कि जो भी प्रसाधन हम प्रयोग करते हैं तो उसका उपयोग क्या है, जोखिम भरा है, अर्थात खतरे से खाली नहीं है, वह खतरा पैदा करेगा चाहे जब पैदा करे। अब इसी आधार पर हम निष्कर्ष को निकालेंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात वही चीज़ को तो कह रहा है जो प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। तो सहवर्ती अर्थात जिस प्रकार के प्रसाधन का हम उपयोग करेंगे तो उससे संबंधित प्रभाव तो वह डालेगा ही, क्योंकि कह दिया गया है जोखिम भरा है, तो जब हम उसका प्रयोग करेंगे सहवर्ती अर्थात वह अपने से संबंधित जिसके लिए वह बना है और जिस पर प्रभाव डालता है तो वह तो नुकसान पहुँचाएगा ही। तो हमारा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पहला क्या आ जाएगा, हमारा सेम टू सेम वही बात कही जा रही है, प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि कहा है जोखिम भरा है, तो हमारा पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है प्रसाधन महंगे नहीं होते, महंगे नहीं होते। अब यहां देखिए महंगे सस्ते की बात तो कथन में की नहीं गई है कि प्रसाधन महंगे होते हैं कि सस्ते होते हैं, हम उसको प्रयोग करें कि नहीं करें, ऐसी कोई बात तो कही नहीं गई है कि महंगा है या सस्ता है। तो अर्थात ये उससे अलग है। जब भी कोई भी निष्कर्ष कथन से हट जाएगा तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, वह तुरंत गलत हो जाएगा, अर्थात महंगा सस्ता की बात नहीं कही गई है तो सेकंड क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, हमारा केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। जो महान कवि थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। कथन को बहुत अच्छे समझिएगा, कहा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, अर्थात इन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की है और प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। प्रत्येक कवि अर्थात जितने भी कवि हुए उनको क्या होता है, सौंदर्य परक ज्ञान होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी सौंदर्य परक ज्ञान रहा होगा, क्योंकि सेम टू सेम उन्हीं बातों को दोहरा रहा है। याद रखिएगा, हम उन्हीं बातों को देखते हैं जो कथन में कहा गया होता है। फिर क्या कह रहा है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो सौंदर्य परक ज्ञान है और ये जो सौंदर्य शास्त्र है ये मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, अर्थात प्रत्येक कवि क्या होगा, सौंदर्य शास्त्र का ज्ञाता होगा, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र उसका भाग है। और कवि क्या है, और कवि सौंदर्य परक ज्ञान होता ही है, और जिनको सौंदर्य परक ज्ञान होगा वो क्या होंगे,
और जो सौंदर्य शास्त्र होता है वो मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग होता है, अर्थात सारी चीज़ों को उसी में समेटा है। अगर इससे संबंधित निष्कर्ष हमको मिलेगा तब तो वह सही होगा, और अगर इससे अलग मिला, जरा सा भी हटा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष हम देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। अब यहाँ कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, और जो कि कवि के अंदर लक्षण होते हैं पहले कह दिया गया है, वह एक कवि के बारे में ही विशेषताओं को बताया गया है। यहाँ भी वही चीज़ बता रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वह अध्ययन किए जो कि हमारे कथन में दिया गया है इस चीज़ को कि सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। जब उसका भाग है तो अध्ययन जरूर किए होंगे, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे, उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र, अब कथन में तर्क की बात तो की नहीं गई, नीति शास्त्र की बात तो की नहीं गई, अर्थात न तर्क शास्त्र की बात की गई न नीति शास्त्र की बात की गई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने इसका भी अध्ययन किया होगा, अर्थात अगर उससे हट करके है तो हम उसको तुरंत गलत मान लेंगे। तो हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो हमको विश्वास है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।